प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको एक छोटी सी प्रेरणा बता करके आगे की तरफ चल रहा हूँ। समंदर ने नदी से पूछा, तुम कब तक अपने पानी को लाकर मुझ में मिलाती रहोगी? मेरा पानी तो खारा है। नदी ने जवाब दिया, तब तक मिलाती रहूँगी, तब तक मिलाती रहूँगी, तब तक मिलाती रहूँगी, जब तक कि तुम्हारा पानी मीठा नहीं हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, हम और आप अपने लक्ष्य की तरफ तब तक लगे रहें, तब तक लगे रहें, तब तक लगे रहें, जब तक हमारा आपका निर्धारित लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। आपको आपका निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हो, हमारा माध्यम उसमें बना रहे, इसी शुभकामना के साथ आपको आगे की तरफ ले चल रहे हैं। आज की हमारी जो वीडियो क्लास है वो आपके अध्याय क्रम 2 संचार के प्रकार पर आधारित है, जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। इसमें संचार के प्रकार में हम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं का विश्लेषण करेंगे जिन पर बोर्ड परीक्षा पर आधारित प्रश्न होते हैं। आइए आपको हम ले चलें सबसे पहले बिंदु की तरफ, जहाँ पर हम सबसे पहले संचार सीखेंगे। संचार क्या है? बहुत सरल और छोटा सा जवाब है, सूचना का आदान प्रदान करना संचार कहलाता है। प्रिय विद्यार्थियों, हम लिखित और मौखिक सूचना को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक भौतिक उपकरण से दूसरे भौतिक उपकरण तक प्रेषित करते हैं, आवश्यकता अनुसार प्राप्त करते हैं, जिसे सूचना संचार कहा जाता है। हम भौतिक विकास के पहले भी सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे, अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे, जिसके अवयवों में भाषा मूल रूप से आधारित थी। उसी के आधार पर हम आगे बढ़ते हुए भौतिक उपकरणों का प्रयोग किए, जहाँ पर विज्ञान का विकास हुआ। हम विज्ञान के विकास का प्रयोग करते हुए सूचना संचार को एक नए तरीके से करना प्रारंभ किए, क्योंकि पारंपरिक सूचना संचार में कुछ कठिनाइयाँ थीं। वैसे भी हम जब किसी कार्य को करते हैं तो उसमें कुछ कठिनाइयाँ होती हैं, उसी के आधार पर उसका विकास भी होता है। कठिनाइयाँ क्या थी? सूचना संचार में सबसे पहली कठिनाई थी कि यह निर्धारित समय से भी ज़्यादा कभी कभी इसमें समय लग जाता था। और दूसरी जो मुख्य बाधा इसमें थी, गोपनीयता का अभाव रह जाता था। हमारी सूचना हम जिसके पास तक प्रेषित कर रहे हैं उसके अलावा भी कुछ लोग जान लेते थे, क्योंकि उस समय कुछ न कुछ बाधाएं रही होंगी थी। कभी कुछ लोग अनपढ़ होते थे तो अपना पत्र दूसरे से पढ़वा लेते थे, इस तरीके से सूचना की गोपनीयता भंग हो जाती थी। हम पत्र प्रेषण की बात कर ही दिए हैं तो उसको समझ लिया जाए। हम पत्र को प्रेषित करते थे तो लिखित संचार का उदाहरण था, जिसको डाक के माध्यम से किसी के हाथ के द्वारा किसी व्यक्ति का प्रयोग करके हम जो है पत्र को प्रेषित करते थे। तो इस प्रकार से कुछ बाधाएं थी, लेकिन एक हमारा कार्य जो था वो हो रहा था, सूचना का संचार हो रहा था। हम अपने उस परंपरागत रूप से निकल करके आधुनिक रूप में आए, जहाँ पर हम यांत्रिक रूप से उन भौतिक यंत्रों का प्रयोग हमने किया, जिनके माध्यम से सूचना में तीव्रता आई और विश्वसनीयता आई। माने गोपनीयता बहुत महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर चुकी थी। इस परिवेश में हम दूसरे बिंदु की तरफ आपको ले चल रहे हैं, जहाँ पर हम लोग सीखेंगे संचार के प्रकार। संचार के कितने प्रकार होते हैं? प्रिय विद्यार्थियों, हम सामान्य तौर पर जब भी अपनी विचारों का आदान प्रदान करते हैं,
सूचनाओं को प्रेषित करते हैं, प्राप्त करते हैं। इन सबों में दो महत्वपूर्ण अवयव है, लिखित संचार, मौखिक संचार। हम सूचना को इन्हीं दो बिंदुओं के आधार पर समेकित रूप से आवश्यकतानुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक उपकरण से दूसरे उपकरण तक प्रेषित करते हैं, आवश्यकतानुसार प्राप्त करते हैं। सूचना के कितने प्रकार? दो प्रकार, लिखित संचार और मौखिक संचार। लिखित संचार और मौखिक संचार। लिखित संचार में हम सूचनाओं का आदान प्रदान केवल लिखित रूप से करते हैं, लिखित रूप से प्रेषित करते हैं और लिखा हुआ प्राप्त करते हैं। इसे लिखित संचार कहा जाता है। जैसे पत्र प्रेषण, फैक्स, संदेश लिखकर भेज देना, ईमेल, यह सब लिखित संचार के उदाहरण हैं। मौखिक संचार, मौखिक संचार में हम सूचनाओं को ध्वनि के द्वारा, कभी मोबाइल पर फ़ोन से वार्तालाप करके, कभी ऑडियो मैसेज भेज करके, इन सब तरीकों का उपयोग करके हम मौखिक संचार को पूर्ण करते हैं। तो मौखिक संचार के अंतर्गत कौन कौन से बिंदु हैं? दो। हम मोबाइल फ़ोन पर वार्तालाप करते हैं और ऑडियो मैसेज भेजते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, संचार और संचार के प्रकार तक एक उपकरण पर आधारित केवल उदाहरण को देखें तो आपकी समझ में पूरी बात आ जाएगी। मोबाइल अथवा कंप्यूटर। हम मोबाइल से जब वार्तालाप करते हैं, किसी को ऑडियो मैसेज भेजते हैं, तो यह मौखिक संचार का उदाहरण होता है। और इसी के अतिरिक्त जब हम मोबाइल पर ईमेल भेज देते हैं, लिखित संदेश भेज देते हैं, तो ऐसा संचार लिखित संचार कहलाता है। हम आगे की तरफ चलते हैं, जहाँ पर आपको एक नया बिंदु मिलेगा, वह है संचार की अवस्थाएं। संचार की अवस्थाएं। हम जिन दशाओं में सूचना संचार करते हैं उसे संचार की अवस्था कहा जाता है। प्रमुख रूप से बिंदुवार अगर हम विश्लेषण करें तो आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत 3 प्रकार की संचार दशाओं का वर्णन किया गया है। इसे सरल संचार सिस्टम भी कहते हैं। बोर्ड परीक्षा पर जो आधारित प्रश्न होते हैं वह इसी प्रकार से पूछे भी जाते हैं कि सरल संचार सिस्टम क्या है, सचित्र व्याख्या कीजिए। तो जो संचार की अवस्था है, सबसे पहली अवस्था है सिंप्लेक्स, बहुत सिंपल। सिंप्लेक्स, बहुत ही साधारण तरीके से इस दशा में हम सूचना को भेजते हैं और प्राप्त करते हैं। जैसे सिंप्लेक्स के अंतर्गत हम प्रेषक केवल संदेश को प्रेषित करता है और प्राप्तकर्ता केवल उसे प्राप्त करता है। अर्थात प्रेषक संदेश को प्राप्त नहीं कर सकता है और प्राप्तकर्ता संदेश को भेज नहीं सकता है। जैसे यहाँ पर सेंडर, इसने मैसेज भेजा रिसीवर को, तो सेंडर के द्वारा, प्रेषक के द्वारा भेजा गया मैसेज रिसीवर के द्वारा अथवा प्राप्तकर्ता के द्वारा प्राप्त हुआ, लेकिन प्राप्तकर्ता इधर से कोई मैसेज नहीं भेज पा रहा है। चित्र के माध्यम से आपको स्पष्ट हो गया है कि प्रेषक केवल संदेश को प्रेषित करता है और प्राप्तकर्ता केवल उसे प्राप्त करता है। आइए इसकी दूसरी अवस्था की तरफ चलते हैं। यह है हाफ ड्यूप्लेक्स। हाफ ड्यूप्लेक्स। हाफ ड्यूप्लेक्स के अंतर्गत
हाफ डुप्लेक्स के अंतर्गत सूचनाओं का आदान प्रदान शर्तों पर आधारित होता है, अर्थात प्रेषक संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है और प्राप्तकर्ता भी शर्त का उपयोग करते हुए अपना संदेश प्रेषक तक पहुंचाता है। जैसे वॉकी टॉकी के द्वारा जो सूचना का आदान प्रदान किया जाता है वह संचार की दशा हाफ डुप्लेक्स का उदाहरण है। इसमें शर्त होती है, शर्त क्या होती है कि जब प्रेषक संदेश को प्रेषित कर रहा होता है तब प्राप्तकर्ता केवल उसे प्राप्त करता है, और जब प्राप्तकर्ता अपने संदेश को प्रेषित करता है तब प्रेषक उस संदेश को केवल प्राप्त करता है। यही शर्त होती है। आइए संचार की तीसरी दशा की तरफ चलें, जिसे कहा जाता है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स में संचार बहुत ही विकसित और तीव्र गति से होता है। आप देख रहे हैं प्रेषक संदेश को प्रेषित कर रहा है और प्राप्तकर्ता उसे प्राप्त कर रहा है, और प्राप्तकर्ता उस संदेश को प्रेषित कर रहा है, प्रेषक उसे प्राप्त कर रहा है। तो अभिप्राय क्या है कि इसमें सेंडर भी रिसीवर है और रिसीवर भी सेंडर है, अर्थात प्रेषक संदेश को भेज भी सकता है और प्राप्त भी कर सकता है, रिसीवर संदेश को प्राप्त भी कर सकता है और भेज भी सकता है। इसमें किसी भी प्रकार की शर्त की कोई बात नहीं होती है, शर्तात्मक अवधारणा नहीं होती है। हम एक साथ और एक ही समय में संदेश का आदान प्रदान कर सकते हैं, सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं, जिसे फुल डुप्लेक्स कहा जाता है। जैसे मोबाइल फ़ोन के द्वारा हम सूचना का आदान प्रदान बिना किसी शर्त के एक ही समय में अपनी बात कह भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, अर्थात सुनते हुए भी बोल सकते हैं, जो इस संचार दशा का एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में शामिल है। आइए इसी पाठ में कुछ और बिंदु हैं, उसका भी परिचय आज आपसे करवा दें। इसकी जो और भी संकल्पनाएं हैं उसको अगली क्लास में पूरा किया जाएगा। हम एक नए बिंदु पर आते हैं, नेटवर्क वर्गीकरण पर। प्रिय विद्यार्थियों, यह एक ऐसा विषय बिंदु है, इस पर व्याख्यान होना आवश्यक है, लेकिन तब भी इस पर हम कुछ न कुछ अवधारणाओं को समझ लेते हैं। नेटवर्क वर्गीकरण के अंतर्गत हम लाइन, वैन, मैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इस नेटवर्क का प्रयोग सीमित क्षेत्रों के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें सूचना संचार जो होता है, इसमें जो संचार की गति होती है वो बहुत अधिक होती है, 100 Mbps। इसमें संचार की गति कितनी होती है? 100 Mbps होती है, 100 मेगाबाइट पर सेकंड। यह जो है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, इसकी संचार गति बहुत धीमी होती है, क्योंकि इसमें दूरी बहुत ज़्यादा होती है, अर्थात असीमित दूरी। अभिप्राय वैश्विक दूरी, पूरा विश्व। जैसे हम कभी कभी कहीं जब किसी ऑफिस में जाते हैं तो एक ग्लोब रखा हुआ देखते हैं, अर्थात उस मेज पर पूरा विश्व समाहित है ग्लोब में। उसी प्रकार से वैन में पूरा विश्व समाहित है। इस प्रकार का जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क के माध्यम से हम संपूर्ण विश्व से जुड़े हुए हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का प्रयोग महानगरीय सेवाओं के लिए किया जाता है। जैसे एक महानगर में जो बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं, कार्यालय होते हैं, उनको आपस में जोड़ने के लिए करते हैं। आइए हम आपको ले चलें आगे की तरफ। इसी आधार पर जो है एक नया विषय बिंदु है, जिसे हम नेटवर्क टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं।
नेटवर्क टोपोलॉजी। प्रिय विद्यार्थियों, आपको एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि लॉजी शब्द जहाँ भी लगता है विज्ञान से संबंधित होता है, जैसे बायोलॉजी, जूलॉजी, ऐसे अपने यहाँ जो है नेटवर्क टोपोलॉजी, यह नेटवर्क विज्ञान से संबंधित है। नेटवर्क टोपोलॉजी किसे कहते हैं? नेटवर्क टोपोलॉजी में किसी विधि के द्वारा हम दो नेटवर्क को आपस में जोड़ते हैं, अर्थात एक से अधिक नेटवर्कों को जोड़ने की विधि को नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जाता है। विभिन्न प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी होती है, जैसे बस टोपोलॉजी, बहुत ही सरल टोपोलॉजी होती है, इसमें कोई सर्वर नहीं होता है। दूसरा है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में कोई सिरा नहीं होता है और इसमें प्रत्येक नोड अपने आसपास के नोड से जुड़ा होता है। तीसरा है स्टार टोपोलॉजी, बहुत ही महत्वपूर्ण टोपोलॉजी है। इस टोपोलॉजी के द्वारा हम जो है विभिन्न प्रकार के कार्यों को करते हैं। स्टार टोपोलॉजी में एक केंद्रित कंप्यूटर होता है जिसे सर्वर कहा जाता है, और लेकिन इसकी जो खास विशेषताओं में एक दोष भी शामिल है कि इसमें कोई भी एक टर्मिनल अगर आपका खराब हो गया तो इसमें संचार सेवा बाधित हो जाती है। लेकिन इस टोपोलॉजी में बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं। जब हम इसके साथ बस टोपोलॉजी का मिलान करते हैं तो इसे कहते हैं स्टार बस टोपोलॉजी। स्टार बस टोपोलॉजी का जो निर्माण होता है वह एक हब को दूसरे हब से मिला देने से होता है। जब हम एक हब को दूसरे हब से मिलाते हैं तो कौन सी टोपोलॉजी बनती है बच्चों? स्टार बस टोपोलॉजी। इसी के साथ साथ आपके स्टार रिंग टोपोलॉजी, स्टार रिंग टोपोलॉजी, और अंतिम में जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है उसे कहते हैं कंप्लीटली कनेक्टेड टोपोलॉजी। कंप्लीटली कनेक्टेड टोपोलॉजी से ट्रिपल पी भी कहते हैं, माने पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। इसमें जब हम किसी नोड को जोड़ते हैं तो उसके लिए न कोई शर्त होती है, न कोई सिरा होता है, न कुछ होता है, केवल हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाते जाते हैं। इसीलिए इसको कंप्लीटली कनेक्टेड टोपोलॉजी भी कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमने आपके पाठ में जो विषय बिंदु आवश्यक रूप से संकलित थे हमने उसका परिचय आपको करवाया। इसकी विस्तृत क्लास हम अगली क्लास में एक एक बिंदुओं के माध्यम से प्रश्नों पर आधारित के आधार पर देंगे हम। तब तक के लिए आप इन विषय बिंदुओं का अवलोकन करते रहें। हम फिर मिलेंगे। आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो।